नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप सभी घर पर अच्छे हैं। आज मैं विराज गुंजकर रमय आश्रम शाला बनगांव यहाँ से मैं आज को आपको अध्यापन कराऊंगा। इस अध्ययन के दौरान आपको सबको किताबें लेकर बैठना है। मैं कक्षा 8वीं का हिंदी पद्य पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पद्य यह मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए मानव ने किस प्रकार से रहना चाहिए और बोलने के ढंग किस प्रकार के होने चाहिए, इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैं आज आपको इसी घटना को यानी कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए और कहाँ पर ज्यादा बोलना चाहिए, ऐसे अनेक उतार चढ़ाव को आज हम इस पद्य के माध्यम से जानेंगे, परखेंगे। तो आइए छात्रों, आप सभी पेज नंबर 14 जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की विधा है, कविता विधा, उस कविता विधा को हम आज जानेंगे। तो आज का प्रस्तुत पद्य है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पद्य के लेखक रमेश दत्त शर्मा जी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है, इसके लिए हम उनका अल्प परिचय देखेंगे। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 जलेसर एटा जिला में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और मृत्यु हाल ही 2012 में हुई है। उनका परिचय देखो। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। यानी वे चचा जलेसरी नाम से उन्होंने लेखन कार्य किया और यही उनका नाम से वे लेखन साहित्य में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो आइए इस पद्य में क्या है, इस पद्य के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। प्रस्तुत गजल में, यह गजल है, प्रस्तुत गजल में के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने को प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। देखिए छात्रों, मनुष्य ये अनेक रसों से बना हुआ है, यानी 9 रसों से उसका रूप हमें उद्घाटित होते हुए हमें देखने को मिलता है। जब वह क्रोध में रहता है तो रुद्र रूप, वह परिधान करता है वस्त्र तो श्रृंगार रस। ऐसे अनेक रसों से मानव परिचित है, क्योंकि मानव के हर रूप को हम जानते हैं। दुखी है, क्रोधित है, आनंदित है, प्रसन्न है, लज्जित है, ऐसे अनेक रूप को हम देखते हैं। परंतु यहाँ पर उसका बोलने के जो रूप है, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पर आत्मनियंत्रण रखना है, कहाँ पर होठ सीकर बैठना है, कहाँ पर होठ खोलकर बोलना है, या उसका समय उचित है या अनुचित है, यह हमें जान लेकर उस परिस्थिति के अनुरूप हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अपना नुकसान ना हो और अगले का भी नुकसान ना हो। यह हमारी विचारधारा हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से अगले के मन पर भी अत्यधिक परिणाम हो सकता है। हमारे न बोलने पर भी अगले के ऊपर अत्यधिक परिणाम हो सकता है। तो हमें यह जान लेना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें कहाँ बोलना चाहिए, हमारा बोलना कहाँ पर उचित है या अनुचित है। यही इस पद्य की एक धारणा है। तो आइए हम प्रस्तुत पद्य को हम जानेंगे, समझेंगे। मुझे आशा है सभी ने किताबें खोलकर बैठे हैं। तो बच्चों,
मेरे प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पद्य के माध्यम से आपको किसी प्रकार के वाक्य प्रचार, कठिन शब्दार्थ तथा मुहावरों का कठिन लगते हैं तो मुझे आप बेझिझक फोन लगाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि यह जो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है ये निरंतर रहनी चाहिए। आप इसमें आपको किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो मुझे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए हम अपने कविता को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। पेज नंबर 14। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो, लीजिए यानी लीजिए, यहाँ पर लीजिए लिखा है, खाली लीजिए उसका अर्थ लीजिए। यहाँ पर वाणी यानी अपनी वाणी यानी बोलना, बोलने की प्रक्रिया। वाणी में शहद घोलना सीख लिए। शहद घोलना यानी उस वाणी को मधुर बनाना, मीठा बनाना। यानी हम किसी को बोलते हैं, साधारण में बहुत बात करते हैं या किसी को बोलते हैं, तो उस बोलने में शहद होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, क्योंकि अगले भविष्य में या आने वाले भविष्य में उस बोलने का अच्छा परिणाम होता है। ना कि अगर आप उकसाते हुए बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं, तो अगले आने वाले पल में, आने वाले समय में उसका बहुत विपरीत परिणाम होगा। यही इसलिए अगर आपको किसी को भी, माता पिता को, भाई बहन को, समाज के अन्य लोगों को या अपने मित्रों को बोलना है, तो अपनी वाणी में किस प्रकार से वाणी कैसी होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। अगर आप मिठास नहीं रखोगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए आपकी वाणी में क्या होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, एक मधुर रस होना चाहिए। शहद यानी हम शहद खाते हैं, जो मधुमक्खियां पेड़ पर हर एक पौधों फूलों से चूस कर लाती है और उसको एकत्रित करती है, उसको शहद कहते हैं। हम उसको मराठी में हम महूल यानी जो हम पेड़ों पर पाते हैं, जो मधुमक्खियां एकत्रित फूलों से रस पान कर वहां पर एकत्रित संकलन करती है, वह हम वो लेते हैं। तो उसका स्वाद एकदम मीठा होता है, मिश्री जैसा होता है। उसी को स्वाद में रखते हुए हमें अपनी वाणी को, हमारी हम बोलचाल को हमें मीठा रखना है। अगली पंक्ति में देखो, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। आपको सभी को मालूम है, और बहुत से वैचारिक लोगों ने कहा है कि अगर आप चुप रहोगे तो आपका फायदा दुगुना तिगुना हो जाएगा। यानी सबको मालूम है, आप चुप रहोगे तो आपका फायदा ही फायदा है। परंतु जुबा वक्त पर, यानी जो आपका मुंह है, यानी आप बोलने की प्रक्रिया करते हैं, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। हर समय आपकी व्यर्थ बड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको कहाँ पर बोलना है, उचित समय आपको ढूंढना है और उचित समय पर आपको बोलना है। यानी अपने बोलने का वजन, उसका महत्व वहीं पर बढ़ जाता है। नहीं तो आप हर समय लगातार व्यर्थ बड़बड़ करते हैं तो उसका वजन कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आपको अगर बोलना है तो आपको क्या करना है, सही समय चुनकर वहां पर बोलना है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। आपको क्या बोलना है, मुझे यहाँ पर यह बोलना है, तो पहले इसके लिए विचार करना जरूरी है। नहीं तो आप विचार करने के पहले बोलोगे, विचार नहीं और व्यर्थ बड़बड़ करोगे तो वह बात आप पर आ सकती है। तो पहले आपको विचार करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरा बोलना यहाँ पर उचित होगा तो मुझे वो बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलना चाहिए तो आप चुप रहिए, क्योंकि आपका वहां पर नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ कहने से पहले जरा सोच लीजिए मुझे क्या बोलना है। ख्यालों को खुद तोलना सीखिए, यानी आप जो विचार वहां पर प्रकट करने जा रहे हैं उससे अगले आदमी के या अगले किसी के ऊपर
चोट पहुंच सकती है, उसका नुकसान हो सकता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ। इसलिए आप खुद के ख्यालों को पहले नाप तोल लीजिए, क्या मेरे बोलने से अगले के ऊपर नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होगा, तो चलो मैं वहां पर बोल लूंगा। ऐसा आपको पहले आपको खुद को आपके विचारों को तोलना है। ठीक है, तू तड़ाक हो या फिर तू मैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आपके विचारों को आप जब तोलोगे, मापदंड में उसमें डालोगे, तो उसमें चाहे आपके साथ तू क्यों हो, तड़ाक क्यों, लड़ाई हो, मतभेद क्यों हो, मनभेद क्यों ना हो, परंतु उसको पहले आपको तोलना है। चाहे उसके बीच आपको झगड़े भी क्यों करना हो स्वयं से, तो आपको वह टोकना है, वहां पर आपको खुद को टोकना है। मेरा मन और मैं यह कहने जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि उसको यह बोलना चाहिए। इसके मन और आपके बीच अगर झगड़े होते हुए तो अच्छे हैं, क्योंकि वह झगड़े आपके परिणाम के लिए रोकेंगे, आपको आपके नुकसान के लिए रोकेंगे। तो आपको वो टोकना चाहिए, स्वयं को टोकना चाहिए, तू यहाँ पर गलत है, तू यहाँ पर सही है, ऐसा खुद को आपको कहना है, बोलना है, विचार करना है, संवाद करना है अपने आप को। इसी के लिए वह कहा है। आगे देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले, देखो उपमा कैसी दी, देखो पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो, यानी आप यहाँ पर अपमानित हो, पटाखे की तरह जहां फटोगे, यानी आप आपके खुद के विचार आप प्रकट करने जा रहे हो, उसके पहले क्या करना है, आपको रोशनी के रंग घोलना सीखना है। यानी आपके अच्छे गुण भी प्रभावित करना है, प्रसिद्ध करना है, दिखाना है। आपके अंदर कौन से गुण है, रोशनी के अंग, यानी आपके गुण, आपके अंदर जो गुण है आपको वो बताने हैं, तो तभी आप पटाखे की तरह फट सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो वह दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन यानी कड़वे वचन। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। बोते यानी बीज को आप जिस प्रकार धरती में, जमीन में हम बोते हैं तो उगता है, वो फसल उगती है। परंतु यहाँ पर हम कटु वचन जब बोलते हैं या किसी का हम नुकसान करते हैं, तो क्या वो हमारे वचन क्या होते हैं, हमारे वो बोल क्या होते हैं, कांटों की तरह निकल आते हैं जमीन में से। देखो उपमा कैसी दी है कांटों की, क्योंकि हम अगले के लिए नुकसानदायक शब्द कहते हैं तो वह हमारे लिए कांटे बोने जैसे होते हैं, हमारा भविष्य उससे खराब हो सकता है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के गुलिस्तान यानी जहां पर फूल ही फूल है, मीठे गुल है, गुलाब के गुल है, वैसे आप बो उसको हम, यानी वैसी हमारी भाषा होनी चाहिए, मीठी शहद की जैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर कटुवचन बोलते हैं, हमारे मुंह से किसी को नुकसानदेह बोलते हैं या क्रोधित होकर बोलते हैं, तो वो हमारे लिए कांटे जैसे होते हैं। वहां पर मीठी शहद की जैसे हमें बोलना चाहिए। हम मीठी शहद से आपसे बोलेंगे तो उत्तर भी हमको मीठी शहद से आएगा। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर आपको कोई व्यक्ति आपको बात बेबात पर क्या कर रहा है, चुभने जैसे वाक्य बोल रहा है, तो उसको उसकी बातों को आपको मोड़ना चाहिए, उसको भी आपको समझाना चाहिए तथा उसको आपको डाइवर्ट करना है। क्योंकि अगले व्यक्ति के जो शब्द आ रहे हैं वो आपके लिए तो है, आपके समाज के लिए भी हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति को आपको उसको वह शब्द क्यों बोल रहा है, इसको आपको ताड़ना चाहिए, उसको आपको रोकना चाहिए, तो वो आपको वैसा बार बार नहीं बोलेगा। ये किसने कहा होठ सीकर बैठ, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो।
जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मैंने आपको बार बार कहा है, मीठी बोली बोलिए, चुप रहिए, परंतु कहां कहां पर आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि हर बार आपको होठ सीकर नहीं बैठ सकते। इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। आपको जहां वक्त है, जहां जहां पर अच्छा समय है, जहां पर आपका बोलना जरूरी है, आप वहां पर बोलना है, आपको वहां पर बोलना है। क्योंकि बार बार आप होठ सीकर बैठते हैं तो वहां पर आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका भी होगा, आपके समाज का भी होगा। जरूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पड़े तो आपको मुंह खोलकर भी बोलना है, क्योंकि अन्याय आप कब तक सहोगे? अन्याय को आपको हटाना है, उसको दूर भगाना है, तो इसलिए आपको बोलना भी जरूरी है। देखिए छात्रों, यह हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। एकदम आसान यह हमारी कविता पद्य समझने को आसान है। इसमें आने वाले कठिन शब्द जो आपको लगते हैं उसको आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है तथा आपके नोटबुक में लिखना है और आपको मुझे फोन लगाकर पूछना है। एकदम सरल कविता है, कुछ भी कठिन इसमें शब्द नहीं है या तथा मुहावरे नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे छात्रों, इस पद्य के दौरान जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे, उसको जानेंगे, लिखेंगे। परंतु एक ध्यान रखिए, आपको ये कविता केवल पढ़नी नहीं है, उसको आपके जीवन में उसका व्यवहार करना है। कहाँ पर बोलना सीखना चाहिए, कहाँ पर चुप बैठना सीखना चाहिए, ऐसा इस कविता के माध्यम से हमें हमारे जीवन में, हमारे समाज जीवन में उसको अपनाना है। हमारे प्रस्तुत इस 8वीं कक्षा की इस किताब में जो दिया है, पद्य हो या गद्य हो, उसमें हमें सीखना है, उसको हमारे जीवन में, उसको हमारे समाज के प्रति उसको उसका यापन करना है, जीवन यापन करना है। मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, आप मुझे आशा है मेरे छात्र जो मैं आज ये मार्गदर्शन के पर मैंने जो ये पद्य पढ़ाए हैं आपको प्रभावित होगा या नहीं, तो मुझको फोन कर पूछ सकते हैं या जान सकते हैं। मेरे छात्रों, आप घर पर ही है। कोविड-19 के महामारी में आप सभी घर पर ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इस बीच में आप कुछ अध्ययन की गति को बढ़ाना है, क्योंकि हम पढ़ाते समय बहुत बार हमारे इसमें एक ये आती है, एक थकावट आती है। उस थकावट को आपको दूर करना है और अच्छे से हमारे अंदर के जो गुण है उसको बाहर लाना है। अच्छे से आपके हस्ताक्षर अच्छे लिखना है। बार बार आपको स्वाध्याय लिखना है। उस स्वाध्याय के सारे फोटोज की इमेज हमें व्हाट्सएप पर डालना है और हम देखेंगे, उसको चेक करेंगे। इसमें जो त्रुटियां होंगी वो त्रुटियां हम उसको दुरुस्त करेंगे। यही हमारे अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारी पद्य जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, उसके लेखक है रमेश दत्त शर्मा। इस पद्य को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।